नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे संगम वंश, और संगम वंश में देखेंगे पांड्य वंश। यहाँ पांड्य वंश का शासन यहाँ था, चेर राजवंश का शासन यहाँ था, चोल राजवंश का शासन यहाँ था, पल्लव यहाँ पे, गंग, कदम्ब, वाकाटक राजवंश इस इलाके में थे। तो मुख्यतः संगम वंश में आपके पांड्य, चेर, चोल इन तीनों आते हैं। तो कौन कौन थे, क्या था उनका, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, ऐतिहासिक युग से प्रारंभ में दक्षिण भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास है, हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य। तो संगम साहित्य से दक्षिण भारत का जो ऐतिहासिक युग है उसका क्रमबद्ध इतिहास हमें ज्ञात होता है। संगम शब्द का अर्थ होता है कि परिषद या गोष्ठी। इसका अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी, और साथ ही साथ जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते हैं। इस परिषद में जितने भी तमिल कवि हैं, तमिल कवि यह इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। तो यहाँ पे जितने भी तमिल कवि थी इनकी रचनाएं प्रस्तुत होती थी, इसके बाद ही इसका प्रकाशन होता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए। तो ये पांड्य राजवंश थे, राजवंश जिनके अंतर्गत 3 संगम हुए। 3 संगम जो हुए, ये संगम साहित्य का आयोजन हुआ, और इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक ना। तो इन तीनों में, पहले में, दूसरे में और तीसरे में जो चीज़ हुई, जो साहित्य की रचना हुई, उसे ही 3 संगम साहित्य की संज्ञा दी जाती है। तो उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। ठीक है। तो जो संगम साहित्य है उसके 3 विभाजन हैं। इसमें है पत्थु पत्थु, ये तो आपका संगम साहित्य हो गया, पहला संगम, दूसरा संगम और तीसरा संगम। ये पांड्य राजवंश के अधीन हुआ था। अब इसके आगे देखेंगे कि संगम साहित्य में कौन कौन से हुए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि संगम साहित्य का विभाजन 3 भाग में। संगम साहित्य का विभाजन इसे 3 भागों में हुआ। पहला जो है वो है पत्थु पत्थु, पत्थु पत्तु, और दूसरा जो है इथु थोके, इथु थोके। इसके बाद नेक्स्ट है पादीनेन, तीसरा पादीनेन, ठीक ना। किलकंकु, किलकंकु, ये 3 थे। तिरुवल्लुर कृत कुरल, तो एक लेखक है तिरुवरिल, तिरुवल्लुर, ठीक, तिरुवल्लुवर, ये बहुत बड़े संत हुआ करते थे। तो इनकी जो रचना है, इनके द्वारा रचित है कुरल। इन्होंने क्या रचना की? कुरल, ठीक ना। तो तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है, और इसमें इसके विषय में आचार्य शक, त्रिवर्ग, राजनीति, आर्थिक, जीवन, प्रणय, तमाम ये जो कुरल है इसमें तमाम जानकारियां हैं, तमाम चीज़ों की यहाँ पे जानकारी इसमें संग्रहित है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संगम और क्या क्या हुए। पहला हम लोग देखेंगे प्रथम संगम। प्रथम संगम जहाँ ढेर सारे तमिल विद्वान जुटे और ढेर सारी रचनाएं हुई। तो ये करीब 44-40 वर्ष पूर्व हुई थी, 4040 वर्ष पूर्व हुई थी। और इसका स्थान आपका मदुरा है। इसका स्थान जो है मदुरा है, जो अब समुद्र में विलीन हो चुका है। ठीक ना, समुद्र में विलीन हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला कि इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे।
इसके अध्यक्ष जो थे अगस्त्य ऋषि हुआ करते थे। और इस समय जो संकलित ग्रंथ है, इस संकलित जो ग्रंथ हुए उनमें आपको शामिल है अकटियम परिपादल, अकटियम परिपादल। फिर दूसरा है मधु नरई, मधु नरई। इसके बाद नेक्स्ट है मुदकु रुकु, मुदकु रुकु। और चौथा है कलारी आविरय, आवी रे। ये कुछ प्रमुख हैं। अब इसके बाद दूसरा जो संगम है उसको देखेंगे। दूसरा संगम है, इसमें हम देखेंगे कि इसका स्थान था कपाटपुरम, इसका स्थान कपाटपुरम, ठीक, इसका स्थान कपाटपुरम था, ठीक है। इसको उस अलवई भी कहते हैं, अलवई भी कहते हैं। अब इसके भी जो अध्यक्ष थे अगस्त्य ही थे, इसके भी जो अध्यक्ष थे ये आपको अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि ही थे। और इस जमाने में जो ग्रंथ रचित हुई वो थी तोल्काप्पियम, ठीक ना। ये ग्रंथ थी तोल्काप्पियम, तमिल व्याकरण। ये एक तमिल व्याकरण की किताब थी, तमिल व्याकरण ग्रंथ थी। इसके जो रचयिता थे वो आपको तोल्काप्पियर थे, तोल्काप्पियर इसके रचयिता थे। अब हम लोग देखेंगे तीसरे संगम युग में, ठीक। इसका जो कार्यकाल है लगभग 37 वर्ष पूर्व है, 37 वर्ष पूर्व, ठीक ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा संगम। तीसरा संगम, इसका कार्यकाल है आपको 1850 वर्ष पूर्व में हुआ था, वर्ष पूर्व में हुआ था। स्थान थी मदुरा, स्थान थी मदुरा। और इसके जो अध्यक्ष थे नक्कीर थे, इसके जो अध्यक्ष थे नक्कीरर थे, ठीक। और इनके जमाने में ढेर सारे ग्रंथों की रचना की गई। ग्रंथों में हम लोग देखेंगे आपका है नेंदुन थोकै, नेंदुन थोकै। उसके बाद नेक्स्ट है कुरुन थोकै, कुरुन थोकै। उसके बाद नत्री नई, नत्री नई, एनकुरु, एनकुरु। इसके बाद आपका है परिपादल, परिपादल। इसके बाद है कुथु, कुथु, वारी, वारी, पेरिसै, पेरिसै, सित्रिशै। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो उस जमाने के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तमाम चीज़ों का उस जमाने का वर्णन करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला यहाँ पे है कि कवियों और विद्वानों की परिषदों के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुबानुक ने शुरुआत किया था। तो ये जितने भी कवि और विद्वानों की परिषद के लिए जो संगम नाम यहाँ पे रखा गया, ठीक ना, इसकी जो संगम नाम की शुरुआत थी 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक ना, 7वीं सदी के प्रारंभ में किन्होंने किया, तो शैव संतों ने, शैव संतों जिनको नैनार कहा जाता है,
ठीक ना। शैव संतों को क्या कहा जाता है? नैनार। अक्सर ये प्रश्न आते भी हैं। तो इन लोगों ने शुरुआत की थी और उनका नाम था तिरुनाबुक। तिरुनाबुक रशु, प्यार से शॉर्ट फॉर्म में इनको अपार कहते थे। इनका क्या नाम था? अपार। तो इन्होंने इस संगम साहित्य की इन्होंने ये नाम दिया था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलांगोकृत शिल्पाधिकारम। एक इलांगो आर्टिकल है, इलांगो आंडियल आर्टिकल, इलांगो ही रखते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी इलांगो ने, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, तो इसका मतलब होता है पायलों का गीत। इसका मतलब होता है पायलों का गीत होता है। यह एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। तो यह एक प्रकार का तमिल राष्ट्रीय काव्य के रूप में प्रसिद्ध है और इसमें 30 सर्ग हैं। इसमें कुल मिला के 30 सर्ग यानी 30 अध्याय इसमें शिल्पाधिकारम में इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह जो बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है, इसमें थोड़ा सा बुद्धिस्ट, ठीक ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ कावेरी पट्टनम के, इसमें क्या है कि कावेरी पट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी होती है माधवी की प्रेम कहानी है। तो इसमें क्या है, कोवलन, कन्नगी और माधवी की प्रेम कहानी है। ये इनकी कोवलन की पत्नी रहती है कन्नगी और ये कमाने कहीं बाहर जाता है, उसको माधवी से प्रेम हो जाता है। फिर इसी पे आधारित बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये चीज़ें। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सतनार, ठीक ना, शीतलय सतनार, ये कहाँ के थे? मदुरा के एक व्यापारी हुआ करते थे, बौद्ध धर्म से संबंधित था। इनका संबंध किससे था? ये थोड़े से बौद्ध धर्म से इनका लगाव था, रुझान था, ठीक ना। ने मणि मैकले की रचना की। तो इन्होंने जो रचना की मणि मैकले, रचना की मणि मैकले। अब मणि मैकले में क्या है कि 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। 30 में 30 सर्ग प्लस प्रस्तावना भी इसमें शामिल है इस किताब में, मणि मैकले में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा जैन प्रभाव नजर आता है। और राजकुमार उदय कुमारन और मणि मैकले जो कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इसमें क्या है, राजकुमार एक होते हैं, उनका नाम है उदय कुमारन, और जो पहले वाली किताब थी शिल्पाधिकारम, उसके जो नायक थे कोवलन, ठीक ना, कोवलन, और नर्तकी जो थी माधवी, उनकी एक सुपुत्री हुआ करती थी मणि मैकले, ठीक ना, मणि मैकले, ये इनकी पुत्री थी, ठीक ना। तो उद्यन और मणि मैकले की प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी इसमें है, मणि मैकले में संग्रहित है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक तथा तात्व संबंधित बातों के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य जो महत्व है धार्मिक महत्व से है। और नीलकंठ शास्त्री के अनुसार बौद्ध लेखक दिंगडांग ने इसी की कृति पे न्याय प्रवेश लिखा है, ठीक ना, ये चीज़ें। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है जीवक चिंतामणि, संगम काल के बहुत बाद की रचना है। एक और पुस्तक है, पहले इसे मिटा लें। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि जो है संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसका रचना का जो श्रेय है एक जैन भिक्षु हुआ करते थे, जैन भिक्षु हुआ करते थे, उनका नाम है तिरुतक्त देवर, तिरुतक्त देवर इसके रचयिता हैं।
और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो तिरुतक्त देवर हैं, पहले चोल राजकुमार थे। ये क्या थे? पहले चोल राजकुमार थे, बाद में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि तोलक्कापियम तमिल व्याकरण है। जैसा हम बता चुके हैं, 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। तो यहाँ देखेंगे तोलक्कापियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो वहीं पे तिरुवल्लुवर ने जो किताब लिखी थी तिरुकुरल, ठीक ना, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी उस जमाने की। तो राम कथा में अनेक तमिल संस्करण है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कंबन का ई रामावतारम। एक लेखक थे कंबन, इनका था ई रामावतारम, एक इन्होंने किताब लिखी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संगम साहित्य के जो काव्य हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक अकम और एक पुरम। ठीक ना, तमिल जो साहित्य है, ठीक ना, कि काव्य को, तमिल साहित्य काव्य की 2 श्रेणियां हैं। ठीक ना, एक है अकम, एक है पुरम। ठीक है, देखिए संगम साहित्य पढ़ना, कोई संगम युग पहली बार आप पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, थोड़ा सा शब्द इसमें टेढ़े टेढ़े हैं, लेकिन 1-2 बार जब रिवीजन हो जाएगा तो इसे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक ना, अब यहाँ समझेंगे अकम और पुरम। तो अकम काव्यों का मूल जो विषय है ये प्रेम प्रसंग है। ये क्या है? इसका मूल विषय प्रेम प्रसंग से संबंधित है, और जबकि पुरम जो है यह युद्ध विषयक है। इसमें क्या है? युद्ध की चर्चाएं हुई हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे आपके चेर है, यहाँ पे पांड्य है और इस इलाके में चोल है। तो इन तीनों का ये पूरा इस क्षेत्र में संगम साहित्य में इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक ना, चोल, चेर और पांड्य का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि संगम युग में जो राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो थे चोल थे। ठीक ना, चोल यहाँ पे सर्वाधिक शक्तिशाली थे, और साथ ही साथ ये जो थे पेन्नार और दक्षिणी वेल्लार नदियों के बीच थे। इनकी नदियां क्या थी? पेन्नार व दक्षिणी वेल्लार नदियों के बीच इनका राज्य अवस्थित था। ठीक ना, इनका राज्य अवस्थित था। साथ ही साथ चोलों के जो महान राजा हुए उनका नाम था करिकाल। करिकाल इनके राजा हुए। ठीक ना, सबसे प्रतापी करिकाल जो थे ब्राह्मण मत के अनुयायी थे, और ब्राह्मण धर्म को इन्होंने राजकीय संरक्षण दिया। ठीक, ब्राह्मण धर्म का यहाँ पे इन्होंने विकास किया। ठीक ना, और साथ ही साथ पुहार पतन का भी निर्माण इसी के समय हुआ। इन्होंने एक और क्या किया? पुहार पतन, पतन यानी पोर्ट, ठीक ना, का विकास इन्हीं के समय हुआ। पुहार, इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध भी बनवाया, और साथ ही साथ कावेरी नदी पर इन्होंने बांध भी एक बनवाया था। सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण किया इन्होंने, नहरों का भी निर्माण किया। और पेरुनपादय में करिकाल के संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। एक किताब है पेरुना नुनु पादे, पेरुना नुन पादे,
इस किताब में जो ये करिकाल हैं इनको कहा गया है कि संगीत के सप्त स्वरों का इनको विशेषज्ञ बताया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो राज्य है उसका चर्चा करेंगे। अगला है आपका चेर, ठीक ना। अगला आपका जो राजवंश है, एक मिनट, संगम युग का दूसरा जो प्रमुख राज्य है वो है चेर। चेरों के बारे में, ये आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इनका साम्राज्य कहाँ था? जो आधुनिक केरल प्रांत है वहाँ पे स्थित था। और इसके प्रमुख राजाओं में उदय जीरल इसके किंग थे, राजा थे, ठीक ना। लगभग 130 ईसा पूर्व में, 130 ईस्वी में, ठीक ना, राजा थे। इसके बाद नेंदू जीरिल आदन, इनका कार्यकाल 155 ईस्वी है। इसके बाद अगले हैं सेनगुट्टवन जो है 180 ईस्वी में हुए, काफ़ी प्रतापी थे, काफ़ी नामी थे, ठीक ना। इसके बाद सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की। इनकी जो उपाधि थी ये अधिराज की इन्होंने उपाधि धारण की। इन्होंने पत्नी नाम का धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। पत्नी एक धार्मिक संप्रदाय था, धार्मिक संप्रदाय के ये संस्थापक थे सेनगुट्टवन। इसके बाद हम अगला देखेंगे, संगम युग का जो तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो है पांड्य। अगला जो है पांड्य राज्य, ठीक है। पांड्य राज्य जो है कावेरी के दक्षिण में स्थित था, ठीक है। इसका लोकेशन मैं पहले ही बता चुका है, ये है पांड्य, इधर है चेल, यहाँ है चोल, ठीक ना। ये साउथ का पूरा है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि ये जो पांड्य थे ये आपके कावेरी के दक्षिण में थे। इनकी राजधानी जो थी मदुरा थी, और साथ ही साथ पांड्य राजाओं में नेंडू जेलियन काफ़ी नामी थे, शक्तिशाली थे। इनका कार्यकाल 210 ईस्वी के आसपास था। संगम युग के मंत्रियों को अमैच्यान, ठीक है, जितने भी संगम युग के मंत्री हैं इनको कहा जाता था अमैच्यान, ठीक ना, या फिर अमैचार कहा जाता था, ठीक ना। ये जो नाम है टिपिकल से इसे याद रखना है, ठीक है। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसको नालवे कहा जाता था। जो राज्यसभा होती थी उसका नामकरण था नालवे कहा जाता था राज्यसभा को। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश था। सभी प्रकार के मामलों को सुनवाई की अंतिम अदालत होती थी। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था, और राजा के न्यायालय को मनोरम कहा जाता था, ठीक ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत मेहनत से सर पढ़ाते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जल्दी मेरा मोनेटाइज होगा, ठीक ना, तो आपके समक्ष और बेहतरीन तरीके से आ पाएंगे, ठीक है। मनोरम कहा जाता था राजा के न्यायालय के। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हम लोग देखेंगे कि चोरी व व्यभिचार के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाता था, और झूठी गवाही देने पे जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर जो थी नगद अनाज दोनों रूप में दिया जाता था। यह उपज का 6ठा भाग होता था। जो भूमि कर था ये नगद भी आप दे सकते थे और अनाज के रूप में भी दे सकते थे, और उपज का 6ठा भाग हुआ करता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी भी वसूल की जाती थी। सेना जो थी चतुरंगिनी थी। जो इनकी सेना थी
चतुरंगिनी हुआ करती थी। ठीक ना, इसमें अश्व, गज, रथ, पैदल तीनों थे। चतुरंगिनी का मतलब है कि इसमें अश्व भी होंगे, गज भी होंगे, रथ भी होंगे और पैदल सेना भी होगी। ठीक ना, नगाड़ा शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था और युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी। जो शहीद होते थे उनके सम्मान में पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। अपने आवास की रक्षा के लिए, ठीक ना, सशस्त्र महिला बॉडीगार्ड भी रखा करते थे। इसके बाद संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग होता था। जल घड़ी का प्रयोग समय को जानने के लिए भी किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग और देखेंगे। आज संगम इसे कंप्लीट ही कर देंगे। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक ना, अगला हम लोग देखेंगे कि तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय जो है सर्वप्रथम संगम काल में ही होता है। तो संगम का जो काल है इसी में हम लोग ब्राह्मणों का उदय को देखते हैं, जो उस समय के सबसे प्रतिष्ठित वर्ग थे। इनकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध भी मानता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सुरा भी पीते थे। सब जगह का कल्चर अलग होता है। ठीक ना, हालांकि सुनने में बुरा लगता है, लेकिन हाँ, उस जमाने में साउथ में जो है मांस भक्षण करते थे। ये चीज़ लिखते नहीं है, तो समझ लीजिए। ब्राह्मण के पश्चात संगम युगीन काल में वेल्लार वर्ग का स्थान था। ब्राह्मण के बाद अगर दूसरा किसी का स्थान था तो वे थे वेल्लार। ठीक ना, वेल्लार, इनका मुख्य जो कार्य था वो इनका कृषि कार्य मुख्य इनका पेशा हुआ करता था। ठीक ना, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। वेनिगर किसे कहा जाता था? व्यापारियों को वेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व नहीं मिलता है। यहाँ पे साउथ में दास जो प्रथा थी उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं मिलता है। ठीक ना, 5वें नंबर में हम लोग देखेंगे कि तोलक्काप्पियम नामक जो तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह के संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी और इसमें 8 प्रकार के विवाह, तो यहाँ पे 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं वो यहाँ पे हुआ करते थे, जो इधर नॉर्थ में भी होते थे। जैसे कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई है। ठीक है, प्रणय विवाह, प्रणय का मतलब होता है प्रेम विवाह। तो इसे उस जमाने में कहा जाता था पंचतिनई। इसको क्या कहा जाता था? पंचतिनई कहा जाता था। एक पक्षीय प्रेम को, इसमें भी 2 प्रकार के प्यार होते हैं। एक वन साइडेड होता है, वन साइडेड। एक पक्षीय जो प्रेम होता है उसको कहते हैं कैकी कनई। कैकी कनई एक तरफा होता है, अधिकांश बच्चों को वही होता है। एक होता है अनुचित प्रणय, अनुचित प्रणय। तो इसमें क्या होता है? पेरुंदिनई, पेरुंदिनई कहा जाता था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था और इसे दूध में मिला के सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। तो मुख्य खाद्यान्न में स्वाभाविक सी बात है उस जमाने में भी चावल था। ठीक ना, और इसमें दूध में मिलाकर एक बनाया जाता था सांभर। ठीक ना, इसे दूध में मिलाकर बनाया जाता था, काफ़ी चर्चित था। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संगम काल के बारे में। आप थोड़ा सा प्लीज़ मदद कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लोगों से करवाइए भी, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक ना, इसे मोनेटाइज कराना है ताकि बहुत ही कम पैसे में आपके सामने आ सके। ठीक ना, हाँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि जिस तरह से फिजिक्स वाला है, ठीक ना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उस तरह से यूपीएससी में हम भी हों। बेहद कम पैसा में 500,000 में यूपीएससी आई, जेपीएससी बीपीएससी के बच्चों को तैयारी करवा दे। 500 तो रुपये में क्या दिक्कत है? ठीक ना, प्रति महीने। ठीक ना, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूर, मुझे आपकी ज़रूरत है। ठीक ना, एक अच्छे टीचर आपको मिले, ये आपके लिए भी अच्छा होगा। चलिए आगे देखेंगे संगमकालीन कुछ अन्य वर्गों में। ठीक ना, संगमकालीन वर्ग में देखेंगे कि पुलैयन,
पुलयन। पुलयन जो हुआ करते थे, ये दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी या पशु चर्म की सहायता से चारपाई या चटाई बनता था। तो ये एक प्रकार के दस्तकार थे, ठीक ना। दस्तकारों का वर्ग था जो चारपाई या चटाई बनाते थे, चारपाई या चटाई बनाया करते थे। दूसरा वर्ग है आपको एनियर का। एनियर का, तो एनियर शिकारियों की जाति हुआ करती थी। एनियर क्या है? शिकारियों की जाति हुआ करती थी। तीसरा जो प्रमुख है वो है मलवर, ठीक ना। मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी, लूटपाट करने वाली जाति हुआ करती थी, ठीक। अब इसमें संगम साहित्य में और प्रमुख हैं, उनको देख लेंगे। नर्तक नर्तकियों और गायकों के जो दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे, तो संगम साहित्य में इसे पानर या विडालियर कहा जाता था, ठीक ना। पानर या विडालियर जो कहा जाता था, जो नर्तक गायक थे घूम घूम कर मनोरंजन किया करते थे, उनको कहा जाया करता था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, संगम साहित्य में मच्चिलियर या ओवेयर जैसी कवयित्रियों की चर्चा है, ठीक ना। मच्चिलियर और एक और नाम है ओवेयर, ठीक ना। ये कवयित्री हैं, कवयित्री हैं, महिला जो कवि होती हैं वो हैं। तो उस काल में महिलाएं काफ़ी सुशिक्षिता थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन को सूचना देता था। और कौवे नाविक को सही दिशा का बोध कराते थे, इस कारण मध्य सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। तो उस जमाने में जो कौवे होते थे उनको शुभ पक्षी माना जाता था। इसके बाद संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा भी थी, ठीक ना। इनको वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था, वीरगल या वीर प्रस्तर, ठीक ना। ये जितने भी शहीद थे उनके स्मारक पर जो पत्थर होता था उन्हें गाड़ा जाता था, ठीक ना, गाड़ा जाता था। अगला हम लोग देखेंगे, संगम काल में किसानों को वेल्लार और उनके प्रमुखों को वेल्लीर कहा जाता था। यहाँ पे किसानों को वेल्लार और जो प्रमुख हैं उनको वेलिर कहा जाता था। संगम काल से पता चलता है समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थी। इन्हें कड़े शिवर कहा जाता था, कड़े शिवर जो निम्न कुल महिला हैं, ठीक ना, उन्हें कहा जाता था। मुख्यतः जो खेती बाड़ी करती थी, खेती से संबंधित थी, उन्हें ही कहा जाता था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। चोल संपन्न थे, अपने वस्त्र उद्योग से क्या थे, संपन्न थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पांड्य राज्य में कोरकई, सालियोर, पांड्य में कोरकई, ठीक ना, कोरकई हो गई। इसके बाद सालियूर, क्या कर रहे हो, सालियूर, ठीक ना। इसके बाद अगला देखेंगे चीर राज्य में बंदर, कोरकई और जो सालियूर है, ठीक ना, तथा चीर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था, ठीक। चीर राज्य में एक जगह है बंदर, तो ये सब क्या है, पोर्ट्स है, ये सब क्या है, पोर्ट्स है, ठीक है। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख केंद्र था। ये जो कोरकई है यहाँ पे मोती खोजने प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक अरिक मेडू चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे एक नया चीज आया है, कोरोमंडल।
ठीक ना। तो ये वाला इलाका जो है इसे बोलते हैं कोरोमंडल, और ये है मालाबार। ये वाला इलाका क्या है? मालाबार, ठीक ना, मालाबार का है। ये उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार। ये है उत्कल, उत्कल तट। इधर फिर कोंकण हो जाता है, इधर कोंकण तट होता है, ठीक। ये 3 इलाके हैं यहाँ पे, ठीक ना। चेर, पांड्य, चोल है, ठीक है। तो ये जो कोरोमंडल तट है, इसी कोरोमंडल तट के पास अरिकमेडु है। यहीं पे कहीं पे खास में कौन सा जगह है? अरिकमेडु। तो अरिकमेडु क्या था कि ये एक प्रकार का बंदरगाह था, और यहाँ से रोम के साथ व्यापार होता था। कहाँ? रोम के साथ व्यापार हुआ करता था, और यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर में देखेंगे, फिर से एक मैप बना देते हैं। ये मान लीजिए कोई जगह है, अरिकमेडु जगह है, यहाँ रोम से व्यापार होता था, मनके बनाने के कारखाने थे, बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि पेरीप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। एक किताब है पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी। तो इसमें जो है ये जो अरिकमेडु है, ठीक ना, इसको पेडोक कहा गया है, ठीक ना। इसका नाम दिया गया है पेडोक। क्या नाम दिया गया है? पेडोक। संगम काल में ही मिस्र के एक नावी थे हिप्पालस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को से सीधे समुद्र पार कर सकने की खोज। तो यहाँ मिस्र के नाविक थे हिप्पालस, ठीक ना। तो हिप्पालस ने क्या किया? मानसूनी हवाओं की खोज की, मानसूनी हवाओं की खोज की। दरअसल होता क्या था कि मानसूनी हवा तो चल रही थी, लेकिन पता नहीं था, क्योंकि भारत के साथ आने में इधर आपको हिंद महासागर है, इधर आपका अरब सागर है। तो जब ये मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो ये आवे यहाँ हवा चली, यहाँ क्या होता है आपका कोरियोलिस बल के कारण यहाँ से मूव कर जाती है, हवा मुड़ जाती है। तो इन हवाएं साल भर में आती हैं। तो ये जो जहाज हुआ करते थे, ठीक ना, इनका आगमन जब हवाएं आती थी तो बहुत आसानी से आ जाते थे, जब जाती थी तो वापस इनके साथ इधर चल जाते थे। तो मिस्र के नाविक थे हिप्पालस, इन्होंने मानसूनी हवाओं को खोज की थी कि उसके सहारे भारत के साथ व्यापार में सुगमता होती, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे अगला। अगला पॉइंट है यहाँ पे तमिल देश के प्राचीन देवता जो थे मुर्गन थे, ठीक ना। तमिल देश के देवता मुर्गन हुआ करते थे, ठीक है। कालांतर में उनका जो नाम हो गया सुब्रमण्यम हो गया, सुब्रमण्यम उनका बाद में जाकर नाम हो जाता है। यहाँ देखेंगे कि स्कंद कार्तिकेय के साथ उनका भी तादात्म्य में स्थापित कर दिया गया। तो इनका जो संबंध था, ये स्कंद कार्तिकेय जो भगवान शिव के बड़े बेटे हैं, उनके साथ इनका रिलेशन स्थापित कर दिया गया, संबंध। और हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय शिव पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। स्कंद का नाम कुमार भी है, और तमिल भाषा में मुर्गन का भी यही होता है। तो स्कंद का नाम कुमार और तमिल में मुर्गन दोनों एक ही हैं, ठीक ना, दोनों का एक ही नाम है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि मुर्गन का जो प्रतीक है वह मुर्गा है। इनका जो प्रतीक है वह मुर्गा, ठीक ना, ये है। अब इसके विषय में यह ज्ञात होता है कि पर्वत पर क्रीड़ा करना उनको पसंद है। इनका जो अस्त्र है वो बर्छा है, इनका जो अस्त्र है वो बर्छा होता है, भाले की समान होता है, नोकदार होता है, ठीक ना। और कुर्वस नामक पर्वतीय जनजातियों की स्त्री को मुर्गन की पत्नियां भी माना गया है। तो ये कुल मिलाकर मेरा संगम लगभग एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने के लिए। एक छोटा सा प्रयास, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। मेरा ज़्यादा नहीं, करीब 500 रुपये करीब फी होता है। UPSC, JPSC
और बीपीएससी और भी जितने भी आपको जनरल स्टडीज़ की तैयारी होती है पर मंथ पर बच्चा, यही है जनरल स्टडीज़। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। आपके सहयोग की ज़रूरत है। थैंक यू।